हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सरजी। तो जैसे कि हमने यूनिट 4 आपका एसएसटी का ऑलरेडी कवर कर चुका है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका यूनिट 5 जो कि चैप्टर 10 है आपका मिनरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। आपका ये चैप्टर यूनिट वाइज चल रहा है ना, यूनिट वाइज के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 10 है। बाकी अगर आप देखोगे तो ये आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है, मिनरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये है कि पूरा ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, मिनरल्स एक पार्ट 1 हो गया और इंडस्ट्रियलाइजेशन पार्ट 2 हो गया। तो पहले ऑब्वियसली हम लोग पार्ट 2 कवर करते हैं जिसमें कि है आपका मिनरल रिसोर्सेज। तो देखिए मिनरल रिसोर्सेज होता क्या है। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। मिनरल्स क्या है बच्चों, मिनरल्स कैसे हमको मिलता है, मिनरल्स कहाँ से पाया जाता है, मिनरल्स का हमारी डे टू डे लाइफ में यूज क्या है। ठीक, तो ये सारी चीजें हमको देखनी है कि एक्चुअली में मिनरल्स है क्या। तो देखो मिनरल्स बता रहे हैं ये एक नेचुरल, क्या मिनरल्स कोई इंसान बनाता है? कभी ऐसा चीज आप लोग सुने हो कि कोई इंसान है जो मिनरल्स बना रहा है? जैसे आपने कुछ सुना होगा कि इंसान कुछ बना रहा है, टेबल चेयर बना रहे हैं या किसी चीज का इन्वेंशन कर रहे हैं, लेकिन क्या मिनरल्स का इन्वेंशन किसी ने किया या कोई मिनरल्स बनाया है? नहीं ना। मिनरल फाउंड किए जाते हैं, ढूंढते हैं, मिलता है। कैसे ढूंढते हैं, कैसे मिलता है? माइनिंग करते हैं, ठीक है, डिगिंग करते हैं और सरफेस एरिया में मिलता है। ये सब टाइप्स है कि कितने टाइप्स कहाँ कहाँ से मिनरल्स पाया जा सकता है। ठीक, तो देखो लाइन बाय लाइन देखो। फर्स्ट ये उसका डेफिनेशन हो गया कि जो कि हमको अर्थ के क्रस्ट से मिलता है। ठीक, मीन्स अर्थ में अवेलेबल है, उसके नीचे मिनरल्स हैं जो कि हम लोग कैसे उसको पाते हैं, एक्सट्रैक्शन करके वहाँ पे खुदाई होती है ना, बड़े बड़े मशीन्स लगे रहते हैं, क्रेन्स वगैरह लगे रहते हैं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा, या तो आते जाते या तो बुक के पिक्चर्स वगैरह में ये सब शो है। अब देखो क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक तो ये नेचुरल है, मैन मेड नहीं है ना, ये तो मैंने बोल ही दिया। दे हैव अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशंस, केमिकल कंपोजिशंस होते हैं इसमें। दे हैव अ स्पेसिफिक फिजिकल स्ट्रक्चर एंड दे आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। अब देखो फिजिकल स्ट्रक्चर क्या बता रहा है कि जैसे हमको शेप देना पड़ता है ना। मिनरल्स जो आयरन और मिलता है, आयरन मिल रहा है, कोल मिल रहा है, ये सब किस फॉर्म में रहता है? अपने से रहता है, वो एक स्टोन लाइक रहता है। ऐसा तो नहीं कि वो अगर हमको गोल्ड मिल रहा है तो गोल्ड क्या पहले से चेन बना हुआ रहता है? नहीं ना, उसको बनाना पड़ता है। आयरन है, आयरन को बहुत सारी चीज में यूज होता है आयरन। अगर कुछ मशीन बना रहे हैं या कुछ व्हीकल्स बना रहे हैं तो उस शेप में उसको कन्वर्ट किया जाता है, पहले से वो शेप में नहीं रहता। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल में आपका आयरन और कोल, बॉक्साइट, कॉपर, लाइमस्टोन, ये सारी चीजें क्या है? आपका मिनरल्स है। ठीक, अब इसमें भी डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा किस कैटेगरी में आता है। तो देखते हैं आगे। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स, इसमें क्या क्या है? दे आर बेसिक रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। तो ये रॉ मटेरियल हुआ इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री में काम क्या होता है? अगर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल ही ना रहे तो वहाँ पे काम क्या होगा? वहाँ के लोग क्या चीज न्यू डेवलप करेंगे? इंडस्ट्री मतलब क्या? इंडस्ट्री मतलब ही यही होता है जहाँ पे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, ये रॉ मटेरियल है, ये कुछ सामान है, उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? एक पूरा कंप्लीट कर रहे हैं उसको। ठीक है, कंप्लीट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, इस साइड से तो हैंडराइटिंग बन नहीं रहा है। ओके, देखो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग मशीन, टूल्स एंड बिल्डिंग, ये सारी चीज बनाने में हेल्प करती हैं। प्रोवाइड एनर्जी रिसोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम एनर्जी रिसोर्सेज है, पेट्रोलियम एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, कोल से भी बनता है। एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों बोल दिया? देख रहे हो पेट्रोल हम लोग किसी और कंट्री से खरीद के ला रहे हैं। अभी देखे होंगे आप लोग कैसे पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं मिलता था, लाइन लगाना पड़ रहा था, इवन प्राइस भी इंक्रीज हो गया। तो ऑब्वियसली किसी कंट्री से खरीदा जा रहा है पेट्रोल। ठीक है, तो वो क्या है? उस कंट्री का इकोनॉमिक बढ़ा रहा है। अब वो क्या कर रहा है? पेट्रोल को एक्सपोर्ट कर रहा है, बेच रहा है किसी और कंट्री में, तो उसका फायदा हो रहा है ना उस कंट्री का। तो ऐसे ही अगर हम भी कोई किसी चीज मिनरल्स को किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या है? हमारा इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बेटर हो रहा है और अर्निंग हो रही है। तो यहाँ तक क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओनरशिप ऑफ मिनरल्स। ठीक है, ओनरशिप बता रहा है कि मिनरल्स एक्चुअली में किसका होता है, मतलब उसमें ओनरशिप किसका है। ऐसा तो नहीं कि आपकी जमीन पे मिनरल्स पाए जा रहे हैं तो वो मिनरल्स आपके हैं, नहीं।
ठीक है। इसको पूरा ओन कौन करेगा, किसके हाथ में ये रहेगा, गवर्नमेंट के हाथ में। इवन अगर आपके लैंड में, प्लॉट में कहीं पे भी मिनरल्स ऐसा पाया गया है कि हाँ यहाँ डिगिंग करने से या कंस्ट्रक्शन करने से मिनरल्स मिल जाएंगे, तो इवन आपका होते हुए भी वो आपका नहीं है, आपको उसके बदले में कुछ रॉयल्टी वगैरह चार्ज की जाएगी, लेकिन वो मिनरल्स किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास। ठीक, एज अ ये कहा गया है। देखो, मिनरल्स बिलोंग टू द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, जो कंट्री का गवर्नमेंट है उनके पास ही ये जाएगा। वही देखेंगे कि इसको करना क्या है। जैसे इन इंडिया ऑल मिनरल्स फाउंड इन द लैंड बिलोंग टू अ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जितना भी एरिया में मिल रहा है, लैंड में मिल रहा है मिनरल्स, वो किसके पास जाएगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाने के बाद भी वो सेंट्रल का हो जाता है। ठीक है। इवन इफ मिनरल्स आर फाउंड ऑन प्राइवेट लैंड दे आर नॉट ओनेड बाय द लैंड ओनर। यही मैंने कहा, प्राइवेट लैंड मीन्स अगर आपका खुद का जमीन है तो भी वो किसका होगा, गवर्नमेंट का ही होगा, लैंड ओनर का नहीं होगा। द गवर्नमेंट कंट्रोल लाइक द एक्सट्रैक्शन, यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल। जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स का, एक्सट्रैक्शन है, जो मिनरल्स को निकालने का प्रोसेस है, वो सब कौन हैंडल करेगा, गवर्नमेंट। ठीक है। अब देखो, माइनिंग एंड मिनरल रिसोर्सेज आर रेगुलेटेड अंडर द लॉ लाइक अ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ये इसके अंदर आता है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। अब क्या, इंडिविजुअल और कंपनीज कैन नॉट एक्सट्रैक्ट मिनरल्स विदाउट परमिशन और लाइसेंस। मतलब कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, चलो इतना तक तो ठीक है, कोई ना कोई तो कंपनी आके माइनिंग कर रही होगी, ठीक है, एक्सट्रैक्शन कर रही होगी, लेकिन क्या ऐसे कोई प्राइवेट कंपनी आके कर सकती है? तो आपका आंसर होगा नहीं। अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है, परमिशन नहीं है, तो कोई भी ऐसे आके मिनरल्स नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। अब इसका कंक्लूजन बता रहा है कि मिनरल्स आर कंसिडर्ड नेशनल रिसोर्सेज एंड आर ओनेड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंटायर कंट्री। क्या बोल रहा है इसको, ये वर्ड याद रखो, नेशनल रिसोर्सेज। मिनरल्स को कैसे कंसीडर किया गया है, नेशनल रिसोर्सेज के नाम से कंसीडर किया गया है। और क्यों, क्योंकि ये एंटायर कंट्री का बेनिफिट के लिए है। ठीक, पूरे नेशन के बेनिफिट के लिए ये होता है। अब देखो आगे, मिनरल्स की कुछ पॉलिसीज हैं, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। मिनरल पॉलिसीज रिफर्स टू द रूल एंड गाइडलाइंस मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्रॉपर यूज, मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। जो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स पॉलिसीज बनाई हुई हैं, उसके प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, प्रॉपर देखभाल के लिए, कंजर्वेशन के लिए, वो क्या क्या है, एंश्योर साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक माइनिंग, कि साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीके से माइनिंग की जाए। ठीक है। और क्या, कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज। कंजर्व करके रखना मीन्स बचा के रखना, ऐसे नहीं कि सारे मिनरल्स निकाल ही ले रहे हैं, एक्सट्रैक्ट एक टाइम पे कर ही ले रहे हैं। नेचर को बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, सारे ट्रीज वगैरह कट हो जाएंगे अगर धीरे धीरे एक पर्टिकुलर एरिया में कर रहे हैं। अब ये एरिया तो खराब हो ही गया, इसको डेवलप करो, कुछ बनाओ, आर्टिफिशियल गार्डन बनाओ, नेचर फॉर्म में जो ह्यूमन मेड होते हैं, लाइन बाय लाइन ट्रीज वगैरह लगाते हैं, पार्क में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा कुछ करो, तब जाके दूसरे किसी एरिया पे जाके माइनिंग करो। ठीक, ऐसे नहीं कि पूरे इतने बड़े एरिया में सिर्फ माइनिंग चल रहा है, वहाँ के एरिया, वहाँ के लोगों के हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ऐसा करने लगे तो। जो रिड्यूस वेस्टेज ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन, जो वेस्टेज है उसको रिड्यूस करना, मतलब उसको रिसाइकिल कर देना, तो रिड्यूस होगा वेस्टेज। प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करना, ज़्यादा करके माइनिंग के आसपास ही क्या रहती हैं, इंडस्ट्रीज रहती हैं। ठीक है, ऑलरेडी वहाँ पे पूरा पॉल्यूटेड एरिया वो बन ही चुका होता है, तो ये सब बता रहा है कि उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है एंड डेवलप करना है। अब फीचर्स ऑफ मिनरल पॉलिसी इन इंडिया, मिनरल्स आर ओनेड एंड कंट्रोलेड बाय द गवर्नमेंट। ये तो बहुत बार पढ़ चुकी है लाइन, अभी तक आपको याद रहनी चाहिए कि ये ओनेड और कंट्रोलेड बाय किसके द्वारा हो रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा। किसने इसको कंट्रोल और ओन करके रखा है, गवर्नमेंट ने। ठीक है। प्राइवेट कंपनीज कैन माइन मिनरल्स ओनली विद द गवर्नमेंट परमिशन। प्राइवेट कंपनीज कब कर सकती हैं वहाँ पे माइनिंग, जब गवर्नमेंट परमिशन दे। फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनकरेज मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन माइनिंग, इंश्योर सेफ्टी ऑफ द वर्कर इन माइंस। वर्कर्स का सेफ्टी ध्यान में रखना, ठीक है, टेक्नोलॉजीज वगैरह का यूज़ करना और एक सस्टेनेबल तरीके से डेवलप करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आई होप आप लोग को चैप्टर समझ आ रहा होगा। थोड़ा लेंथी चैप्टर है बट ठीक है, ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल ईजी लगेगा। अब देखो और क्या बता रहा है, नीड फॉर पॉलिसी, क्यों, ज़रूरत क्यों है ये सारी पॉलिसीज की।
तो मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल आपने पढ़ा भी है, आपको ये क्वेश्चन भी आएगा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल का डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। तो ये तो आपको पूरा याद होना चाहिए। नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या होता है, जो चीजें आपको दोबारा इजीली नहीं मिल सकती, है ना। मिनरल्स ऐसे तो नहीं है लाइक सनलाइट जैसे तो नहीं है कि आज सनलाइट चला गया शाम को तो कल सुबह फिर आ जाएगा, नहीं आएगा ना। मिनरल्स एक बार आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो वो दोबारा बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तब तक हम लोग नहीं रहेंगे, ठीक। तो ये नॉन रिन्यूएबल है। टू प्रिवेंट ओवर एक्सप्लॉइटेशन, टू इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। इकोनॉमिक का ग्रोथ बैलेंस करना, ठीक, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ऐसा नहीं कि एक इंडिया है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो एक पर्टिकुलर स्टेट में सब कुछ मिल रहा है और एक दूसरे स्टेट में कुछ नहीं मिल रहा है। तो मिनरल्स को सारी जगह पहुंचाना, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना विद इन अ स्टेट, ये भी हो सकता है, ठीक। ये सारी चीज़ें बताई गई है। मिनरल पॉलिसी हेल्प इन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। क्या प्रॉपर यूटिलाइजेशन में सही तरीके से उसका पूरा फुल्ली यूज़ करना, ठीक है। इसका पूरा प्रॉपर यूज़ किया जा रहा है अभी के लिए भी और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, तो ये बेनिफिट देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनिंग प्रोसेस एंड इम्पॉर्टेंट मिनरल्स विद देयर यूजेस। यहाँ बताया है आपको माइनिंग प्रोसेस की। माइनिंग अभी तक मैं कितने बार वर्ड यूज़ कर चुकी हूँ कि माइनिंग किया जाता है, माइनिंग किया जाता है। तो एक्चुअली में माइनिंग होता क्या है और उसके इम्पोर्टेंस क्या है और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट ऐसे मिनरल्स है और किस किस प्लेस में फाउंड किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम लोग देखेंगे। तो देखो माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स, एक सेकेंड ना, मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। माइनिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक। किस कहाँ से, अर्थ से, ज़मीन से, ठीक। अब देखो क्या है, टाइप्स बताया है, एक ओपन कास्ट बताया है, एक अंडरग्राउंड बताया है और एक होता है डिगिंग, ठीक। डिगिंग में मेनली बताती हूँ आगे, पहले ये दोनों समझ लो। मिनरल्स आर टेकिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि सरफेस में मिल जाता है। अब सरफेस में कौन सा ऐसा चीज़ है जो मिल जाता है, सोचो थोड़ा सा, ऐसा कौन सा मिनरल्स है या ऐसा क्या है जो आपको सरफेस में मिल जाता होगा। आपने कभी सुना है गोल्ड, जैसे लोग नदी के किनारे जाते हैं और वो रेत वगैरह को ऐसे छानते हैं कुछ छन्नी वगैरह से, तो उसमें छोटे छोटे गोल्ड के पार्टिकल रहते हैं, है ना। तो या इससे सोच सकते हो कि किस में मिल रहा है, ये अर्थ के सरफेस से ही मिल रहा है, ऊपर वाले एरिया में ही है ना। तो ये हो गया ओपन कास्ट, यूज व्हेन मिनरल्स आर क्लोज टू द सरफेस। कोल, आयरन और ये सारी चीज़ें बताइए, ये ज़्यादा डीपली नहीं रहता, ऊपर ऊपर से ही मिल जाता है, ठीक है। और गोल्ड सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है कि गोल्ड बहुत ऐसे मिल जाता है नदी में ही, इसको ज़्यादा देख लोगे। अब क्या, अंडरग्राउंड माइनिंग। मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ, जो डीपली मीन्स अगर ये लैंड है तो यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है इतना डीपली, और यहाँ कहीं उनको मिनरल्स मिल रहा है इस टाइप से, ठीक है। यूज व्हेन मिनरल्स आर फाउंड डीप अंडरग्राउंड, जब मिनरल्स डीपली है। और एक डिगिंग होता है ना, वो भी अगर लाइक ये अर्थ का सरफेस है तो पूरा बहुत नीचे जाया जा रहा है, इस पॉइंट से भी नीचे जाया जा रहा है। क्या ये सब चीज़ ऑयल पेट्रोलियम जब निकालते हैं उसके लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है डिगिंग वे, ठीक है। तो आपके में चलो दो दिया है तो दो ही एटलीस्ट याद रखो, ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड माइनिंग, ठीक, उसमें ही कवर हो जाएगा। अब देखो स्टेप्स इन माइनिंग, एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये 4 पॉइंट एकदम रट लो अभी से। क्या क्या है, एक्सप्लोरेशन में फाइंडिंग मिनरल डिपॉजिट, सबसे पहले फाइंड करना कि किस पर्टिकुलर एरिया में ये आपको मिलेगा, कहाँ पे आपको माइनिंग करनी है। देन फिर एक्सट्रैक्शन, जो कि माइनिंग का प्रोसेस है, रिमूविंग मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ, माइनिंग करोगे तभी आप लोग को मिनरल्स मिलेगा, अर्थ से निकाल रहे हैं बाहर। अब प्रोसेसिंग, क्लीनिंग एंड रिफाइनिंग मिनरल। अब देखो ऐसा नहीं है कि मिनरल्स जो भी लाइमस्टोन है, बॉक्साइट्स वगैरह हैं, या फिर आप किसी और चीज़ का एग्जांपल ले सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको एक ऐसे अगर स्टोन के फॉर्म में आपको डायरेक्टली मिल रही है, ऐसा नहीं है, वो मिक्स रहता है, मिक्सअप रहता है, उसको अलग अलग करना पड़ता है, ठीक। इसीलिए यहाँ लिखा है क्लीनिंग एंड रिफाइनिंग मिनरल्स, मतलब आपको सब चीज़ मिक्सअप निकलेगा, उससे आपको अलग अलग करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तब जाके एक पर्टिकुलर बोलोगे हाँ ये बॉक्साइट है, ये एल्यूमिनियम है, ये आयरन ओर है, ठीक है, ये कोल है, ऐसे अलग अलग टाइप्स में मिलते हैं।
सेंडिंग मिनरल्स टू इंडस्ट्री। अब लास्ट ट्रांसपोर्टेशन लिखा है। अब मिल गया सब कुछ, आपने निकाल लिया, ढूंढ लिया पहले कहाँ पे है, फिर उसके बाद आपने निकाल लिया उसको ज़मीन से, देन फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब उसके बाद लास्ट प्रोसेस क्या, आप क्या करोगे, उसको रख के इंडस्ट्रीज में भेजो ताकि वो उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर सके, है ना। अगर आयरन ओर है, मशीन बनाना है, गाड़ी बनाना है, पाइप बनाना है, जो भी बनाना है उसको इंडस्ट्री में भेजो ताकि वो बनाएं। फिर आगे का प्रोसेस तो अलग है, वो जहाँ मार्केट में सेल करें जो भी करें, लेकिन एक्चुअली यहाँ तक तो आपको कहाँ भेजना है, इंडस्ट्री में। ठीक, ये याद रहेगा। एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये बिल्कुल भूलना नहीं है, आपको आंसर में लिखना है। पूछेंगे स्टेप्स इन माइनिंग, व्हाट इज द स्टेप्स इन माइनिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है इंपॉर्टेंट मिनरल एंड देयर यूजेस। इंपॉर्टेंट कुछ मिनरल्स हैं और उनके यूजेस क्या क्या है, ये याद कर लो, आपको आंसर में लिखने में बहुत हेल्पफुल होगा कि हाँ आप एग्जांपल दे सकते हो, उसके यूजेस भी लिख सकते हो। तो देखो क्या क्या है। फर्स्ट है आयरन ओर। आयरन ओर किस चीज़ में आपको यूज़ कर रहा है, मेकिंग स्टील, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, मशीन एंड टूल्स बनाने में हेल्पफुल है। ठीक, अब कोल किस चीज़ में यूजफुल है, कोल से क्या बन रहा है, फ्यूल बनता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ये चीज़ें क्लियर है। बॉक्साइट क्या चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, एल्युमिनियम। अभी मैंने बताया अलग अलग करके बनाया जाता है, तो बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम बनता है, और उससे क्या एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स एंड पैकेजिंग, ये सब चीज़ में क्या कर रहा है, ये हेल्पफुल हो रहा है। ठीक, इवन आप लोगों ने देखा होगा क्लास को डिवाइड किए रहते हैं, तो वो भी किससे होता है, एल्युमिनियम से ही हुआ रहता है, जिसका यहाँ यूज़ होता है। कॉपर, इलेक्ट्रिकल वायर बनता है कॉपर से, इलेक्ट्रॉनिक एंड मशीनरी, ये सारी चीज़ें किससे बनाई जाती हैं, कॉपर से। अब एक आपका लाइमस्टोन आ गया जिसको बोलते हैं चूना पत्थर। देखो यहाँ पे हो रहा है सीमेंट बनाया जा रहा है लाइमस्टोन से, और किसमें, कंस्ट्रक्शन वर्क में ये काम आता है ना, कंस्ट्रक्शन करने में ये काम। ठीक है, तो यहाँ तक करेक्ट यूसेज देख लिए। ये 4-5 क्या है जो आपके मिनरल्स हैं वो आप लोग याद रख लो। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड डेली लाइफ। प्रॉपर यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ माइनिंग आर नेसेसरी। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए। अब देखो अगर मिनरल्स ही नहीं होंगे तो इंडस्ट्री में वर्क क्या होगा, ये सारी चीज़ें कन्वर्ट कहाँ हो रही है, इंडस्ट्री जाके, इन्हीं सब चीज़ों से इंडस्ट्री चल रहा है। तो अगर मिनरल्स ही नहीं होंगे तो कैसे कन्वर्ट होंगे ये, है ना। और डेली लाइफ, प्रॉपर यूज़ और कंजर्वेशन, अगर सारे हम लोग एक बार में ही निकाल के यूज़ कर लें तो आगे के जनरेशन के लिए क्या बचेगा। तो अगर हम लोग इसका सही तरीके से यूज़ नहीं करें प्रॉपरली तो भी क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स अगेन बताया हुआ है कि अब आपको जगह बताएगा, प्लेस बताएगा कि कहाँ हमारे इंडिया में पर्टिकुलर किस किस जगह पे कौन कौन सा मिनरल्स रिच स्टेट है जहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें पाई जाती है। आप बताओ हमारे छत्तीसगढ़ में क्या पाया जाता है। ठीक है, सोचो आप लोग, तब तक मैं पढ़ा रही हूँ। मिनरल्स आर अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, दे आर मेनली फाउंड इन द प्लेट्यू रीजन एंड ओल्ड रॉक फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, जो मिनरल्स है ना वो इंडिया में क्या है, डिवाइडेड है, मीन्स बता रहा है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में इक्वली ये मिल रहा है तो मध्य प्रदेश में भी इक्वली उतना ही मिलेगा। अगर यहाँ आयरन और टिन मिलता है तो वहाँ पे भी मध्य प्रदेश में भी यही मिलेगा, यूपी में भी यही मिलेगा, नहीं। ठीक है, वहाँ कुछ और मिल रहा होगा, यहाँ कुछ और मिल रहा है, अलग अलग स्टेट में ही अलग अलग मिनरल्स पाए जा रहे हैं, तभी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ के लोग सिर्फ आयरन, टीन यही सब में यूज़ करेंगे, बाकी सारी चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे। अगर यहाँ लाइमस्टोन नहीं मिल रहा है तो यहाँ सीमेंट नहीं बनेगा, नहीं ना। तो इसलिए बोला जाता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। विद इन स्टेट में ही वो लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, मंगवा रहे हैं। ओके, तो देखो यहाँ और मोस्टली बताया है कि कौन से फॉर्म में मिल रहा है। तो एक प्लेट्यू रीजन क्या होता है, जो जमीन से थोड़ा ऊंचा हो, जैसे ये हमारा लैंड है, अब इससे थोड़ा सा जो ऊपर रहता है ना उसको बोलते हैं प्लेट्यू रीजन, या जो कि हिल्स टाइप से रहते हैं, वहाँ ज़्यादा करके पाया जाता है। और कैसे पाया जाता है, ओल्ड रॉक फॉर्मेशन, जो पुराने पत्थर के फॉर्म में वहाँ पे मिलता है। अब आयरन ओर के बारे में बोल रहा है कि कहाँ कहाँ है, तो देखो आयरन ओर यही लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़, आंसर कर सकते थे, है ना। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, आयरन ओर सबसे ज़्यादा यहाँ पाया जाता है। अब इम्पोर्टेंट एरिया बता रहा है, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, ये कहाँ, छत्तीसगढ़ से बता दिया। अब उड़ीसा का भी बताया। और क्या यूज़ हो रहा है, मेकिंग स्टील, ठीक है, स्टील बनाने के लिए ये यूज़ हो रहा है। तो कुछ इसमें से बहुत ज़्यादा अच्छे से याद कर लो ताकि आपको आंसर लिखने में हेल्पफुल हो।
अब देखो नेक्स्ट क्या है, मैग्नीज, जिसमें कि बता रहे हैं देखो उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ये जगह पे पाया जा रहा है। एरिया बता दिया है, बालाघाट, नागपुर, ठीक, महाराष्ट्र का है। स्टील एंड अलॉयज बनाने की काम आ रहा है। अब क्रोमाइट है, उसमें भी जगह बता दिया है, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड। ये सुकिंदा वैली उड़ीसा का बताया है। मेकिंग स्टेन स्टील एंड केमिकल, ये सारी चीजें के लिए यूज हो रहा है। अब दिस मिनरल्स आर मेनली फाउंड इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इतना तो जान गए हो, इतने देर से पढ़ रहे हो तो, है ना। अभी ये देखो, अब ये आपका यहाँ पे आ गया मैप, जहाँ पे आपको शो कर रहा है कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी मिनरल्स कहाँ कहाँ फाउंड की जाती है। ये आपकी बुक में है, तो देखो ये आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कोल का ऐसा है शेप, ये जो ट्रायंगल है वो कोल माइंस है। अब ये जो ऑयल फील्ड है स्क्वायर शेप में, और ये जो क्रिस क्रॉस है मेजर नेचुरल गैस रिजर्व है, और ये जो स्टार जैसा है वो यूरेनियम है। अब मैप में आप लोकेटेड शो कर सकते हो। देखो ये सारे स्टार्स वाले जो बकोरा, सिंगुली, कोरबा, टलचर, ठीक है, ये सारी प्लेसेस कहाँ दिख रही हैं, कोल माइंस के दिख रही हैं। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो कि कौन कौन सी जगह पे क्या क्या है। ये वडोदरा और अंग्रेश्वर, यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो स्क्वायर में क्या था, ऑयल फील्ड्स थे। और उदयपुर में क्या है, यूरेनियम है। ये देखो, तो ये सारी बता दिया है आपको मैप में लोकेट करके कौन कौन सी चीजें आपको कहाँ कहाँ मिल रही है। देखो यहाँ क्या क्या है, आयरन फील्ड, माइंस, आयरन का एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स, मैग्नीज, कॉपर एंड बॉक्साइट विद इन शेप ना। तो ये ट्रायंगल देखो, ये चंद्रपुर किसका है, ये आयरन और माइन का, बैलाडीला, ये सब छत्तीसगढ़ का बताया है, दूर, ठीक है। अब यहाँ देखो केंद्रा घाट लिखा हुआ है ना कुछ। अब यहाँ ये सारे प्लेसेस के नाम हैं जो अलग अलग डिफ्रेंशिएट किए हैं। अब यहाँ पे उदयपुर, भिलवाड़ा, केटरी एंड अलवार में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हैं, ये कॉपर के बारे में बता दिया, ठीक। यहाँ पे कुछ चीजें बताई हैं, गोवा, ठीक है, सिमोगा, मैंगलोर, ये सब जगह पे बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें फाउंड हो रहे हैं। तो ये पूरा इंडिया का बता रहा है आपको कि कहाँ कौन से मिनरल्स रिच हैं, कहाँ कहाँ माइनिंग की जा रही है, कहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक, कहाँ फील्ड्स है। तो इससे आप समझ सकते हो कि पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर। अब देखो आगे, आगे वही जो बता रहा है जो हम लोग पढ़ रहे थे, प्लेसेस, कॉपर, लीड, ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ मिल रही है और इनका यूज़ क्या है। आपको पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको डिटेल में पढ़ो, क्योंकि ऑलरेडी प्लेसेस दिए हुए हैं और उसका यूजेस दिया हुआ है कि उसके क्या क्या बन रहे हैं, ठीक है। मैं आपको आगे करवाती हूँ चैप्टर, ये आपके नोट्स के लिए सारा इसमें ऐड कर दिया है। देखो बॉक्साइट, कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ों का भी दिया है, जस्ट एक ना स्क्रीनशॉट। देखो बॉक्साइट का छत्तीसगढ़ में भी है, महाराष्ट्र है, उससे क्या बन रहा है, एल्युमिनियम बन रहा है। कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं ऑलरेडी, और छत्तीसगढ़ में भी मिल रहा है। ये पेट्रोलियम का बताओ, पेट्रोलियम का क्या क्या यूज़ होता है, फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, केमिकल, स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो यूरेनियम, थ्योरियम, ये सारी चीज़ें भी कहाँ मिलती है और ये दोनों किस में यूज़ होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए यूज़फुल है। क्लियर यहाँ तक, ये सारे जगह, प्लेसेस और उसके यूसेज बताए गए थे। ओके, हमको इंडस्ट्री भी पढ़ना है ना, और वो तो ठीक है, बस आपको जगह बताया है, आप लोग उतना कर सकते हो, 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो, ठीक। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पार्ट 2, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्री होता क्या है, मैंने बार बार बताया, जहाँ रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट किया जाए, फिनिश्ड गुड में ना, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाए, वही क्या है, इंडस्ट्री है ना। वही उसी को बोला जाता है इंडस्ट्री, जहाँ पे ये पूरा यूज हो रहा है। यही लिखा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्री ऑन लार्ज स्केल एंड विद द यूज ऑफ मशीन्स, टेक्नोलॉजी एंड लेबर। लार्ज स्केल, बड़े जगह पे बड़े क्वांटिटी में ये सब किया जाए, और जहाँ पे मशीन यूज हो, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज हो, और लेबर मीन्स आपके आ गए वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर एंड नॉन स्किल्ड वर्कर। स्किल्ड वाले क्या करेंगे, इसके दो टाइप्स हो जाएंगे आपके, एक रहेगा स्किल्ड और एक नॉन। तो नॉन स्किल्ड क्या करेंगे, नॉर्मली सामान उठाना लाना भी तो पड़ता है,
ठीक, तो वो सारे में आ जाएंगे आपके, डिवाइड हो जाएंगे। कुछ वर्कर को यूज करना है प्रॉपर मशीन टेक्नोलॉजी यूज करना है, कुछ को यूज कर रहा है सामान उठाना है यहाँ से वहाँ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं बोल सकते, अगर सामान एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख रहे हैं, ठीक, या लोड कर रहे हैं गाड़ी में, अनलोड कर रहे हैं, ये वर्ड सही है कि यहाँ ये सब चीज़ के लिए क्या, एक नॉर्मल जो वर्कर्स होते हैं वो चाहिए, जो जिनको रिक्वायर नहीं है उतना भी स्किल का, ठीक है, वो उस चीज़ के लिए भी नॉन स्किल्ड पर्सन भी ये चीज़ें कर सकता है। तो यहाँ तक क्लियर। अब देखो, इट्स लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इससे इंडस्ट्री से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है कि नहीं होता। अभी हमने मिनरल्स में देखा कि मिनरल्स कितना इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए। अब इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बताओ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है कि नहीं। अभी मैं लेबर का बात की जहाँ स्किल्ड और नॉन स्किल्ड थे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। जो लोग एजुकेटेड हैं, स्किलफुल है, उनके लिए भी ये यूजफुल है, और जो स्किलफुल नहीं है उनके लिए भी ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है ना। जो मैं सामान उठाने वगैरह का बताई, वहाँ बहुत सारे और काम होते होंगे, कुछ साफ सफाई के होते होंगे, और बहुत सारी चीज़ें होती होंगी वहाँ इंडस्ट्री में, जिसके लिए जो स्किल्स नहीं है जिनके पास, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो कम लिटरेट हैं, वो भी वहाँ जाके क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। क्लियर। अब देखो अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन मीन्स क्या, सिटी वाले एरियाज आ गए। अब वो डेवलप कैसे होगा, वहाँ ज़्यादा करके इंडस्ट्री सेटअप रहता है, वहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तभी लोग गांव से सिटी आ जाते हैं काम करने के लिए, और अर्बन क्या होता है, फिर वहाँ डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो यस, इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो कैसे आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में प्रोड्यूस करोगे। तो ये हो गया इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अब क्या फैक्टर अफेक्टिंग बता रहा है, लाइक रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल ये चीज़ें हो गई, जैसे आपको आयरन ओर मिल गया, तो आयरन एक आपका रॉ मटेरियल हो गया। अब आप उससे कन्वर्ट कर रहे हो, लोहे के पाइप बना रहे हो, ठीक है, कुछ शीट्स बना रहे हो, या कुछ पार्ट्स बना रहे हो, व्हीकल्स के हो गए, या कुछ मशीनरीज के हो गए, वो सारी चीज़ें क्या हो गई, आपकी फिनिश गुड हो गया। और रॉ मटेरियल क्या हो गया, जिससे आप बना रहे हो, ठीक है। अगर एक ऐसे एग्जाम्पल हो दूँ तो लाइक रोटी, आप जो रोटी खा रहे हो घर पे मम्मी बना के दे रही है, तो वो किससे बन रहा है, आटा से। आटा क्या हो गया, रॉ मटेरियल, और रोटी क्या हो गया, जो आप खा रहे हो फिनिश गुड। आटा तो नहीं खा सकते, आटा खा सकते हो क्या कि हाँ चलो मम्मी बोली लो आटा खा लो, खाने में आज आटा है, नहीं ना। आप उसको रोटी में कन्वर्ट करके उसको पका के खा सकते हो, तो वो हुआ आपका फिनिश गुड। इंडस्ट्रीज आर सेटअप नियर मिनरल रिच एरियाज। यस, इंडस्ट्री। अब बताओ एक प्रॉपर अच्छा सा गार्डन हो, है ना, वहाँ बहुत अच्छा, ठीक है, माउंटेन एरिया हो, वाटरफॉल हो, अब वहाँ बना दिए एक इंडस्ट्री, फैक्ट्री लगा दी, ठीक है। तो क्या वहाँ पे फैक्ट्री का क्या वर्क, इतने प्यारे सी जगह में फैक्ट्री का क्या काम है, वहाँ पे कुछ वो वर्क कर पाएगा, नहीं ना। उसको तो चाहिए रॉ मटेरियल, वो क्या लेके आएगा वहाँ से, पेड़ पौधे कुछ, अगर ठीक है, अगर वुड वगैरह का, तो पेड़ कटिंग करके तो खत्म कर देगा जो अच्छा सा नेचर था, है ना। तो अगर माइनिंग जहाँ हो रही है, मिनरल रिच एरिया मीन्स, बोलने का मतलब ये है कि जहाँ पे लाइक आयरन मिल रहे हैं, ठीक है, आयरन और है, कोल मिल रहा है, तो उसी के आसपास इंडस्ट्री लगाया जाता है, ताकि वहाँ पे तुरंत माइनिंग करें और इंडस्ट्री में भेज दें, और वो उसको जो भी उस चीज़ का बनाना है, जो भी प्रोड्यूस करना है, वो करके मार्केट में जल्दी से भेज दें, और लोगों के वो काम आए, उनका भी प्रॉफिट जनरेट हो जाए, लोगों के काम भी आ जाए, और उनका ऐसे ही जल्दी जल्दी चलते रहे काम, ठीक। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नियर आयरन ओर, मतलब बता रहा है जहाँ आयरन और स्टील का जो इंडस्ट्री होता है वो कहाँ होता है, आयरन ओर मीन्स जहाँ आयरन का माइनिंग हो रहा हो, वहाँ उसको सेटअप किया जाता है। अब देखो ऐसे ही यहाँ बहुत सारे और भी हैं एग्जाम्पल्स के लिए, लाइक सेकेंड में आपका दिया है पावर रिसोर्सेज। अब पावर रिसोर्सेज में क्या है, कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, ये चीज़ें आ गई। तो जहाँ पे ये सारे अवेलेबल होंगे वहाँ क्या होगा, पावर रिसोर्सेज। लेबर क्या, स्किल्ड अनस्किल्ड, पहले ही बता दी आपको, ये आता है। कैपिटल क्या होता है, मनी। कैपिटल मीन्स होता है आपका इन्वेस्टमेंट, अगर कैपिटल का दूसरा नाम बोले तो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट क्या है, अच्छा आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो, ठीक है, इवन आप पढ़ाई भी कर रहे हो, तो आपको पहले इन्वेस्ट करना है। आपको बुक कॉपी चाहिए, ऐसा तो नहीं कि आप मन में पढ़ रहे हो और फिर हाँ हो गया। इवन आपको एग्जाम लिखने के लिए भी पेन चाहिए, है ना। तो अगर आपका स्टडी मटेरियल मैं बोलूँ तो वो आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट है। आप स्कूल की फीस दे रहे हो, ट्यूशन की फीस दे रहे हो,
अच्छा चलो पढ़ाई से हट के भी बात करें, अगर आप एक बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो क्या आप बोलोगे मैं सामान, मुझे एक अच्छा सा शॉप ओपन करना है, ठीक है, लग्जरी शॉप ओपन करना है, परफ्यूम्स के शॉप ओपन करना है, तो कैसे ओपन करोगे भाई? पहले आपको पैसे लगाने पड़ेंगे उसमें, है ना? वही तो क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट है। कहीं आप एक प्लेस ढूंढोगे अच्छा खासा, ठीक है, आप प्लेस ले लिए, लेना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं कि आपके लिए बैठे हैं, आओ आओ आप यहाँ पे सेटअप लगाओ अपना, नहीं ना, आपको वहाँ का रेंट देना पड़ेगा, आपको सारे वो परफ्यूम्स के जितने भी स्टॉक्स हैं लाने पड़ेंगे, ठीक है, वो सब आप लेके देन फिर आप मार्केट में उसको सेल करोगे। तो ये क्या हुआ आपका, पहले आप इन्वेस्टमेंट किए, देन फिर आप उससे प्रॉफिट अर्न करोगे, तो उसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक, क्लियर? अब देखो ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन अगर अच्छा नहीं है तो क्या मतलब, अगर माइनिंग कर लिए, इंडस्ट्री में भेज दिए, सब कुछ हो गया, अब इंडस्ट्री से मार्केट नहीं जा पा रहा है, तो अब आप क्या करोगे? तब तो फिर आपका प्रॉफिट नहीं होगा। देखो गुड रोड्स, रेलवे एंड पोर्ट्स हैव द मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो फाइनल गुड्स बने हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, उसको कहाँ भेज रहे हैं? दूसरे जगह। मार्केट, इंडस्ट्री लोकेटेड नियर मार्केट टू सेल प्रोडक्ट इजीली। जो इंडस्ट्री है, अभी तक बोल रहे थे कि माइनिंग के प्लेस में होना, लेकिन उसके आसपास मार्केट भी अवेलेबल रहता है, ताकि वहाँ पे जल्दी से जाके उन लोग अपना गुड्स वगैरह सेल कर दें और उनको प्रॉफिट हो। ठीक है, आफ्टर ऑल सब कर क्यों रहे हैं? प्रॉफिट के लिए ना, पैसा चाहिए। टेक्नोलॉजी यूज करना, कि मॉडर्न तरीके से मॉडर्न मशीन वगैरह यूज करें ताकि काम जल्दी हो, इजी वे में हो, सही तरीके से हो। गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो कि उनका रूल सपोर्ट एंड इंसेंटिव अफेक्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो भी चीजें हैं गवर्नमेंट की, वो सारी चीजें फॉलो करना। विदाउट गवर्नमेंट के परमिशन के लिए नहीं हो सकता। वाटर सप्लाई, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोसेस, वाटर बहुत जरूरी है। फैक्ट्री वगैरह में भी देखे हो कि उन लोग पूरा ऐसा पानी पॉल्यूट करते हैं, बहुत बड़े हो गए, वाटर पॉल्यूशन होता है, तो कैसे हो रहा है? उनको वाटर का नीड है ना, इसलिए तो हो रहा है कि हाँ वहाँ वो लोग यूज कर रहे हैं वाटर, अब वो पानी गंदा हो जा रहा है, फिर बाहर निकाल दे रहे हैं उसको, जो कि नदी में जाके मिल जा रही है, फिर वहाँ का पानी भी गंदा हो जा रहा है। ये बचपन वाला रिलेट कर लो, क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसको डिटेल में दिया है आपका, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, पावर, एनर्जी एंड मार्केट, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। रॉ मटेरियल क्या है? प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए, लोकेट नियर सोर्स ऑफ रिड्यूस कॉस्ट, एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री नियर आयरन ओर, वही सारी चीज़ें दी हुई है जो स्टार्टिंग में समझाई हो, कि जो रॉ मटेरियल है उससे फिनिश गुड बन रहा है और पास में ही इंडस्ट्री सेटअप हो, ताकि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कॉस्ट है वो कम लगे। अब ट्रांसपोर्टेशन है, अभी पढ़े आप लोग, ये मूवमेंट करने के लिए हेल्प कर रहा है गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह, जिससे कि टाइम कम लग रहा है और कॉस्ट, है ना। अब आप एक जगह से बहुत ज़्यादा दूर लेके जाओगे, पेट्रोल का खर्चा लगेगा, गाड़ी का खर्चा लगेगा, ड्राइवर लेके जाएगा, सारी चीज़ों की खर्चा लगेगा, आपको टाइम लगेगा, प्लस है ना बहुत दूर पहुँचा रहे हो, टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये सारी चीज़ें बच जा रही हैं अगर पास में हो। पावर एनर्जी में बता रहा है, ये सारी चीज़ें हैं पावर एनर्जी में, जिससे कि हमारे मशीन वगैरह रन करने में हेल्प होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड रेगुलर पावर इज इम्पॉर्टेंट, रोज हो ये सारी चीज़ें अवेलेबल और थोड़ी सस्ती हो, ये जरूरी है, ये बताया है। अब मार्केट क्या है? इंडस्ट्रीज आर सेटअप नियर मार्केट टू सेल गुड्स इजीली। अब मार्केट का सेटअप होना ताकि गुड्स को इजीली मार्केट में बेचा जा सके, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आप करोगे क्या ये सारी चीज़ें का, जब मार्केट ही ना हो तो। रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिनिश गुड, लार्ज पॉपुलेशन एरिया आर गुड मार्केट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो, बहुत ज़्यादा लोग हो, भीड़ हो, वैसी वाली मार्केट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके देती है। क्लियर? अब देखो आगे बताया है लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ये भी हमने पढ़ा शॉर्टकट में। आगे देखते हैं कि क्या है। तो आपका वर्कर रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वर्कर चाहिए, ठीक है, जो स्किल और अनस्किल्ड वाले पढ़े वो। इंडस्ट्रीज आर सेटअप वेयर लेबर इज इजीली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल। अफोर्डेबल क्यों बोला है? क्योंकि इंडस्ट्रीज कहाँ सेटअप किए जा रहे हैं? जहाँ लेबर अवेलेबल हो और इजीली अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि लेबर को बाहर से कहीं मंगवाया जा रहा है कि आओ इस जगह पे वर्क करो, वहाँ इतनी भीड़ हो, इतना पॉपुलेशन हो कि लेबर इजीली वहाँ मिल जा रहे हो। और अफोर्डेबल क्यों बता रहा है? जितना आप उनको दे सकते हो, वेजेस या सैलरी, जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करो, आप जितना दे सकते हो उतने में मिल जाए। ऐसा नहीं कि लेबर का जो है भाव वो बढ़ा हुआ है, वो बोल रहा है कि नहीं मैं तो बहुत ज़्यादा पैसा लूँगा, तो उतना अगर इंडस्ट्री अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो वो कैसे हैंडल करेगा, है ना। तो
जितना कॉस्ट चाहिए, अगर वो बोल रहा है 1000 पर डे दे सकता हूँ, तो उतने अमाउंट में लेबर उसको मिल जाए। क्लियर? कैपिटल में बहुत अच्छे से समझाई हूँ आप लोग को, वही है कि इंडस्ट्री डेवलप फास्टर वेयर द कैपिटल इज अवेलेबल। इंडस्ट्री वहीं जल्दी डेवलप होता है जहाँ कैपिटल अच्छे से अवेलेबल हो, क्योंकि आपको पहले स्टार्ट करने के लिए, इंडस्ट्री रन करने के लिए पैसा चाहिए, लैंड चाहिए, मशीन चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वेजेस, ये सारी चीज़ें पहले आप इन्वेस्ट करोगे। पहले ज़मीन लोगे, फिर मशीन लोगे, फिर उसके लिए रॉ मटेरियल लाओगे, फिर लेबर लोग को पैसे दोगे, ये सारी चीज़ें। टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ठीक सही तरीके से, सही मेथड से, इससे इंक्रीज होगा आपका प्रोडक्शन और बेटर क्वालिटी का होगा विथआउट एनी वेस्टेज। क्लियर यहाँ तक? तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से डिफाइन करके अपने एग्जाम में लिखने का ट्राई करें। अब जैसे मिनरल्स की कुछ पॉलिसी से, वैसे इंडस्ट्री की कुछ पॉलिसी हैं, ठीक है? तो देख लेते हैं क्या है आपका इंडस्ट्री का पॉलिसी। यहाँ पे भी कुछ होगा। इंडस्ट्री पॉलिसी रिफर टू द रूल्स एंड डिसीजन मेड बाय द गवर्नमेंट कंट्रोल टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज एंड रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं, जिसका फॉलो करना कंपलसरी है, ताकि इन्वायरमेंट को हार्म ना हो और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके, वो सब चीज़ें। अब देखो, टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, बैलेंस करना, रीजनल डेवलपमेंट को इनकरेज करना, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। प्राइवेट एंड पब्लिक क्या होता है? प्राइवेट जो नॉर्मल एक सिटीजन्स वगैरह हो गए या कॉमन पीपल उसको रन करवा रहे हैं, लेकिन पब्लिक होता है जो कि नॉर्मली गवर्नमेंट हैंडल कर रही हो, ठीक है? टू यूज़ रिसोर्सेज इफिशिएंटली, जो भी रिसोर्सेज का है उसका प्रॉपर तरीके से यूज़ करना। क्लियर? अब इसके फीचर्स हैं। गवर्नमेंट रेगुलेट्स इंडस्ट्री, गवर्नमेंट रेगुलेट करेंगे। प्रोवाइड सपोर्ट लाइक सब्सिडरी एंड इंसेंटिव, गवर्नमेंट क्या कर रहा है? उनको सपोर्ट कर रहा है कुछ सब्सिडीज दे के, लाइक उनको इन्वेस्टमेंट में हेल्प करना, इंसेंटिव देना, उस तरीके का उनको हेल्पफुल करना। इनकरेज मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इनकरेज करना। इंश्योर बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, मीन्स जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करना कि वो एक अच्छे लेवल में डेवलप हो जाएं और बाद में जाके अच्छे से रन हो और प्रॉफिट कमा के दें। ओके, अब देखो इसके कुछ इम्पैक्ट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इम्पैक्ट हैं, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। अब इसमें नॉर्मली न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आया? 1991 में। इसका क्या है? मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। 3 पार्ट में डिवाइडेड है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब देखते हैं ये है क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर का, ये आपको पूछेगा ही, ठीक है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इवन इसका डिफरेंस बिटवीन आएगा, आपको क्वेश्चन में दिखने को मिल जाएगा, इसको पूछा हुआ, तो ये अच्छे से पढ़ लो। लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल, जो गवर्नमेंट कंपनीज में कंट्रोल करके रखती हैं उसको थोड़ा कम करना, ठीक है? ईजियर टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस, मतलब उसको कम करना, लोगों को ईजी फैसिलिटी देना, कम डॉक्यूमेंटेशन करना, लोग इजीली अपना न्यू स्टार्टअप कर सके और अच्छे से अपना बिजनेस रन कर सके। क्लियर? अब इसका इम्पैक्ट क्या है? इंक्रीज कंपटीशन। अब देखो, गवर्नमेंट यहाँ बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन रखी थी, पेपर वर्क रखी थी, तो कुछ ही लोग थे जो अपना बिजनेस चला रहे थे, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट इसको रिड्यूस करती है तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो अपना बिजनेस रन करने के लिए रेडी बैठे थे। अब वो पूरा उनके लिए सब रास्ता साफ है, वो अपना बिजनेस लगा रहे हैं, रन कर रहे हैं। इससे क्या हुआ? एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बढ़े, है ना? बढ़ गए ना, मार्केट में ज़्यादा लोग आ गए। पहले एक ब्रेड बेचता था, अब 10 लोग ब्रेड बेच रहे हैं, सबका प्रॉफिट डिवाइड हो गया। लोग तो उतने ही हैं खरीदने वाले, भाई उतना ही तो खरीदेंगे, ठीक है? क्वालिटी अलग अलग मेंटेन करेंगे, सब देखेंगे, चेक करेंगे किसका क्वालिटी बेटर है, किसका प्राइस बेटर है। ओके, मोर इफिशिएंट एंड प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इससे क्या हुआ? प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ हुआ, क्योंकि नॉर्मली गवर्नमेंट या पब्लिक कंपनी बोल सकते हो वो रन होती थी, प्राइवेट जो होते थे ना वो नहीं हो पाते थे, इतना डॉक्यूमेंट फुलफिल नहीं कर पाते थे वो। अब प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है जो गवर्नमेंट है अपना ओनरशिप दे रही है लोगों को, मतलब जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको ओनरशिप दे दिया जाना, ये होता है आपका प्राइवेटाइजेशन। ट्रांसफर टू ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। बेटर मैनेजमेंट, एफिशिएंट, रिडक्शन इन बर्डन ऑन गवर्नमेंट, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसमें क्या बता रहा है कि हम लोग मैनेजमेंट और इफिशिएंसी को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना
और जो गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, अगर गवर्नमेंट पूरा कंट्री संभाल रही है, ये सारी इंडस्ट्रीज संभाल रही है, हैंडल कर रही है, तो उनको प्रॉब्लम हो रहा है इतना सब कुछ हैंडल करने में, तो वो क्या कर रहे हैं, आधा बर्डन अपना प्राइवेट कंपनीज को दे रही है, उनसे उनका बर्डन कम हो रहा है और वो प्रॉपर तरीके से प्राइवेट जो कंपनीज है वो गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छे से ध्यान देके उसको संभाल रहे हैं। ठीक, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, पहले बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट हैंडल करती थी, फिर धीरे धीरे क्या किया गया, उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया और प्राइवेट कंपनीज उसको गवर्नमेंट से बेटर संभाल रही हैं। ठीक, अब देखो ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में क्या है, इसमें क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, फील फ्लो ऑफ गुड सर्विस एंड कैपिटल। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है नॉट विद इन द कंट्री बट बियॉन्ड द कंट्री, मीन्स ऑल ओवर द कंट्री क्या कर रहे हैं, जितने भी अदर कंट्रीज है वहाँ जाके गुड्स सेल परचेज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे वहाँ गुड्स भेज रहे हैं, सर्विस भेज रहे हैं और कैपिटल भेज रहे हैं। करूँ? ओके, और इसका इम्पैक्ट क्या है, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या हो रहा है, जो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं वो सारे ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि एक कंट्री इंडिया कहाँ भेज रहा है, कोई और कंट्री अमेरिका में कुछ सामान भेज रहा है, अमेरिका वाले यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या कहीं भी इंग्लैंड ले लो, कोई भी अदर कंट्री ले लो जहाँ पे ये चीज़ें हो रही है, तो इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, एसेस ऑफ ग्लोबल मार्केट का जो ट्रेंड है या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है वो बढ़ रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, इससे क्या हो रहा है, जो बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं वो भी बनाए जा रहे हैं और एक जगह से दूसरे जगह भेजे जा रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हर चीज़ के ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, भले आपको दिखे ना दिखे, मतलब आप अगर उसको पॉजिटिव वे से देखोगे तो आपको पॉजिटिव ही दिखेगा, बट अगर आप उसको नेगेटिव वे से देखोगे तो आपको नेगेटिव भी लगेगा, है ना। तो वही चीज़ बताया गया है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक नेगेटिव इम्पैक्ट। अब देखो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, अच्छी बात है, जॉब मिल रही है, अच्छी बात है, बेटर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हो रहे हैं, यस, वेल एंड गुड, है ना, ये सारी चीज़ें तो अच्छी चीज़ें बता दी। अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या बता रहे हैं कि स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं, जो छोटे छोटे कंपनियां हैं, उनको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है भाई, वो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं मार्केट में, उनको बंद करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ रहा है। अब रिस्क है अनएम्प्लॉयमेंट इन सम सेक्टर, बहुत सारे जगह क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जा रहा है, ये रिस्क हो गया। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज, अब देखो गुड्स है, अगर चीप गुड्स आ रहे हैं बाहर की कंट्री से, लाइक अगर क्लॉथ्स वगैरह की बात करें हम लोग, क्लॉथ्स वगैरह आ रहे हैं बाहर से, सस्ते हैं, यहाँ मिल रहा है जो 1000 का वो आ जा रहा है 500 का, तो ऑब्वियसली लोग क्या करेंगे, 500 का क्लॉथ जो है वो परचेज कर लेंगे। तो जो यहाँ की इंडस्ट्री है, जो मेहनत की है, उनको तो उनका पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, अगर वो 500 में बेचती हैं तो वो लॉस में रहती है, और अगर वो 1000 में बेचती हैं तो कोई खरीद नहीं रहा है, तो उनके लिए तो ये लॉस हो रहा है ना। तो यही मैंने कहा, अगर आप अच्छे वे से देखोगे, पॉजिटिव वे से देखोगे तो यस इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट, बट इफ़ यू सी अदर साइड ऑफ द बिजनेस देन इट्स ऑल्सो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अवर कंट्री। ठीक है, हमारे कंट्री में नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है इससे, तो ये क्लियरली समझ आया। ठीक है, अब जो आपका प्राइवेटाइजेशन का एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि रेलवे वगैरह है, रेलवे डिपार्टमेंट्स हैं, या कुछ प्रॉपर एग्जामिनेशन, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट उसको धीरे धीरे करके प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर दी ताकि बेटर तरीके से वो सब हैंडल हो सके, है ना। लाइक सिलेंडर, गैस सिलेंडर का हो गया, पहले गवर्नमेंट ही सारा हैंडल करती थी, सिम कार्ड्स हो गए, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो पहले गवर्नमेंट हैंडल करती थी, बट धीरे धीरे वो प्राइवेट कंपनी के पास आ गए। अब देखो कुछ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया, तो इंडस्ट्रियल रीजन आर एरिया वेयर मैनी इंडस्ट्रीज आर concentrated due to availability of raw material, labor, transport and power। इन सारी चीज़ों के कारण वहाँ पे सेटअप होना इंडस्ट्रीज़ का। अब जैसे हमने पढ़ा माइनिंग का, प्लेस पढ़ा, उसके यूजेज पढ़े, कहाँ कहाँ वो अवेलेबल हैं ये पढ़ा, अब वैसे ही बता रहा है कि कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, किन किन चीज़ों पे लगी हुई हैं। तो देख लो, मुंबई पुणे का बता रहा है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, केमिकल कल का है, और एडवांटेज क्या है, पोर्ट फैसिलिटी है, कैपिटल है, मार्केट है, मीन्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का फैसिलिटी है,
अच्छा खासा पैसा है वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, अच्छा खासा मार्केट है, जितना भी हाई रेट में बेचो सामान बिक जा रहा है। हुगली का बता रहा है, ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। अब ये हुगली रिवर के पास अब इंडस्ट्री क्या है, जूट, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ों का है। एडवांटेज क्या है, रिवर से ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है, पोर्ट और लेबर भी अवेलेबल है। यहाँ तक क्लियर। अब ऐसे ही आगे आते जाएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाओ भाई, सारे जगह के नाम दिए हुए हैं, इंडस्ट्री में जो सामान और उसके एडवांटेज क्या क्या हैं, मतलब उस पर्टिकुलर जगह में क्या फैसिलिटी मिल रही है आपको। लाइक वाटर है तो वाटर वे का ट्रांसपोर्टेशन हो जा रहा है। अब यहाँ बता रहा है कहीं लेबर अच्छे मिल जा रहे हैं, कहीं टेक्नोलॉजी अच्छा है, कहीं इंडस्ट्री में पैसा अच्छा है जहाँ लोग अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक। कोई यहाँ पे बता रहा है रिच इन मिनरल है, जहाँ पे छोटा नागपुर का जो इंडस्ट्री है, जो छत्तीसगढ़ में भी आ जाता है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वहाँ इंडस्ट्री है क्योंकि मिनरल्स अच्छे हैं, है ना। तो ये सारे क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट लो और इसको एक बार रीड करो, ठीक है। अगर इससे कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आप बना सकते हो, बाकी ठीक है। क्लियर यहाँ तक, डन। आपका स्क्रीनशॉट देखो, यहाँ मैप में अगेन शो किया हुआ है कौन कौन से रीजन में पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया, जो मुंबई, पुणे, हुगली, बैंगलोर, ये सब बताया है। देखो कुछ छत्तीसगढ़ के अंदर आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, पिंपली, ये सारे जगह जो है वो बताया गया है। 1 2 3 करके मार्किंग भी है, ये आपके बुक में अवेलेबल है। इंडिया के मैप में आपको मेजर इंडस्ट्रियल रीजन शो कर दिया गया है। ओके, अब देखते हैं इम्पैक्ट क्या क्या है, ठीक। क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया पॉजिटिव नेगेटिव 2 तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है, तो देख लेते हैं क्या है। इंडस्ट्री से क्या हो रहा है, वो ग्लोबलाइजेशन का पढ़े थे ना, अब इंडस्ट्री का पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। सोसाइटी और इन्वायरमेंट में क्या पड़ता है, पहले हमने वहाँ ग्लोबलाइजेशन में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि जो अदर बिजनेसमैन हैं उनको क्या क्या लॉस सफ़र करना पड़ रहा है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं सोसाइटी, जो हम लोग जहाँ रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जो हम लोग का इन्वायरमेंट है, उसको क्या क्या डैमेज फील करना पड़ रहा है। तो देखो पॉजिटिव देख लेते हैं पहले, ऑब्वियसली पहले पॉजिटिव से शुरू करना चाहिए। क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यस, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो रहा है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स की कमी नहीं हो रही है, हमको हर चीज़ समय पे मिल जा रहा है। प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, तो यस ग्रोथ हो रहा है। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाँ, इंडस्ट्री के कारण ही हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है ना, मतलब अच्छे तरीके से लाइफ स्पेंड हो रही है। क्यों, सारी चीज़ें बन गई, मशीनरीज बन गए, टूल्स बन गए, हमारा काम ईजी हो गया। लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़, जो अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्री के कारण ही वहाँ पॉपुलेशन बढ़ता है, वहाँ सिटीज़ बन जाते हैं और सिटीज़ बहुत जल्दी डेवलप करते हैं एज़ कंपेरिजन टू रूरल एरिया। तो यहाँ पे तो बेनिफिट है ना, वहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वहाँ मार्केट होता है, वहाँ लोग होते हैं, लेबर होते हैं, सब कुछ होता है वहाँ। अब नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि पॉल्यूशन सबसे मेन है ना, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता, इसलिए लोग बोलते हैं गाँव में रहो, वहाँ का बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छा वहाँ लग रहा है, फ्रेश एयर है, लेकिन वहाँ पे मॉल नहीं है ना, इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पे ऐसे घूमने फिरने के लिए जगह नहीं है, इतने सारे व्हीकल्स नहीं है, अच्छा रोडवे नहीं है, ये सारी अलग चीज़ें हैं। लेकिन इन्वायरमेंट के बेस में विलेज कंपेयर टू सिटी अच्छा होता है, तो वहाँ एयर, वाटर, नॉइस, सारे पोल्यूशन है भाई, मशीन वगैरह चल रहा है, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, वाटर ऐसे ही गंदा हुआ पड़ा है फैक्ट्रीज के कारण, और एयर का तो फिर क्या ही बोलो। ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे मिनरल्स वगैरह नेचुरली मिल रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना। डिफॉरेस्टेशन, जितने भी पेड़ पौधे हैं सब कट कर देना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना देना, फैक्ट्रीज बना देना। हेल्थ प्रॉब्लम हो ही रहा है ड्यू टू पॉल्यूशन। हेल्थ प्रॉब्लम होता है, अब आप ना ही फ्रेश एयर ले रहे हो, ना ही क्लियर वाटर आपको मिल रहा है, और ना ही आपको शांति है, नहीं पीस है नहीं, तो ये सब तो हेल्थ का कारण बनेगा ही। ग्रोथ ऑफ स्लम्स इन अर्बन एरियाज, क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ होता है आपका चैप्टर का दी एंड, फाइनली आपका माइनिंग रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर खत्म। आप लोगों ने बहुत बोला था कि ये चैप्टर पढ़ा दो, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब बताओ नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है। और आपको ऐसे ही और भी सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आप आके पीएस कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, जिसका आपको एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपको कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी डाउट है, तो आप वहाँ जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।